इस अचानक गुस्से से सब हैरान रह गए। लिन झेंग ने सबसे पहले रिएक्ट किया। वह दौड़कर आई और जल्दी से बाई निंगबिंग के हाथ पकड़ लिए ताकि वह खुद को नुकसान न पहुंचाए। लिन झेंग ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, मेरी जेब में दवा है, जल्दी से निकालो और मिस को दे दो। घबराहट से आपकी हथेलियों में पसीना आ रहा था और आपने जल्दी से दवा की शीशी निकाली। जैसे ही आप उसे दवा देने वाले थे, आपके दिमाग में एक याद कौंधी। आपके पुराने डॉक्टर ने क्या कहा था? बहुत ज्यादा नींद की दवाएं शरीर और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आपको उसे खुद शांत होने के लिए मनाने की जरूरत थी। पहला कदम था दवा की फ्रीक्वेंसी कम करना। उसे ठीक होने में मदद करने के लिए लिन झेंग ने बाई निंगबिंग का माथा कसकर पकड़ लिया। आपने उसे धीरे से उठाया। आपने अपने होंठ काटे। दृढ़ मन से आपने हाथ बढ़ाया और धीरे से बाई निंगबिंग के गालों को सहलाया। बाई निंगबिंग ने तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखें इमोशन से सूजी हुई थीं। उसका शरीर अभी भी ऐंठ रहा था, बेताब होकर आजाद होने की कोशिश कर रहा था। बहुत दर्द में लग रहा था। तुमने उसका सिर नीचे दबाया। उसकी नजरें तुम पर टिकी थीं, बार बार दोहरा रही थीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तुम्हारी हल्की आवाज बसंत की गर्म हवा की तरह धीरे धीरे उसके धड़कते सिर को ढक गई। ये एक जानी पहचानी आवाज थी। बाई निंगबिंग के इमोशन धीरे धीरे शांत हो गए। फैंग युआन वहां था। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया और उसके सिर की धड़कन गायब हो गई। शांत होने के बाद उसने जो पहले शब्द कहे, उनमें अभी भी शिकायत थी, हम नहीं जाएंगे। वह मुंह फुलाए हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाली है। लिन झेंग उसे दवा लेने के लिए मजबूर करने के लिए तैयार था, भले ही वह उसे दबाए हुए था। लिन झेंग का समय हमेशा से बहुत कम था। शायद जल्द ही उस लड़की की बीमारी सच में पूरी तरह ठीक हो जाएगी। यह देखकर कि बाई निंगबिंग पूरी तरह शांत हो गई है, आपने धीरे से अपना हाथ हटा लिया और उन स्टूडेंट्स और कैफेटेरिया की लेडीज से बार बार माफी मांगी जो इस तरफ देख रही थीं। मुझे माफ करना, हम ये गंदगी बाद में साफ कर देंगे। फ्राइड राइस और टूटे हुए कटोरे पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। कैफेटेरिया की लेडीज वो उनसे इसे साफ करवाना अच्छा नहीं होगा। ये कहने के बाद आपने चिंता से लिन झेंग की तरफ देखा। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? कैसे हो? लिन झेंग ने अपना हाथ उठाया जिससे एक चोट का निशान दिखा। वह मुस्कुराया, मैं अभी थोड़ी जल्दी में था और गलती से टेबल से टकरा गया। मैं अक्सर चीजों से टकरा जाता हूं। यह कोई सीरियस बात नहीं है। हर बार जब मिस को कोई दौरा पड़ता है तो किसी को उन्हें रोकना पड़ता है। इसके आधे घंटे बाद मेड और मिस दोनों को चोटों के निशान हो जाते हैं। हमें इसकी आदत हो गई है। आपने साफ दिख रहे चोट के निशान को देखा, आपकी भौहें तन गई। हमारे कैफेटेरिया में एक फर्स्ट एड किट है, 1 मिनट रुको, मैं जाकर लाता हूं। जब तुम वापस आए तो तुम्हारे पास न सिर्फ एक फर्स्ट एड किट थी बल्कि एक झाड़ू भी थी। तुमने किट लिन झेंग को दी और खुद अपने घाव का इलाज करने चले गए। मैं यहां की गंदगी साफ कर दूंगा। तुमने झाड़ू उठाई और चुपचाप फर्श पर पड़ी गंदगी साफ कर दी। हालांकि तुम्हारा चेहरा शांत था। बाई निंगबिंग ने तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझ लिया था। उसने सावधानी से तुम्हारी आस्तीन खींची और फुसफुसाया, फैंग युआन। उसके चेहरे का भाव कुछ बिगड़ा हुआ और अजीब था, जो उसकी भावनाओं को उसके हाव भाव से पूरी तरह मेल नहीं खा पा रहा था। उसे यह एहसास पसंद नहीं था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बस बेबस होकर तुम्हारा नाम पुकार रही थी। तुमने शांति से अपनी आस्तीन उसके हाथ से छीन ली और कोने में छिपे टुकड़ों को मेहनत से साफ करते रहे। जब तुमने सारा कचरा साफ कर दिया तो तुमने मुड़कर देखा कि बाई निंगबिंग बहुत उदास दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह बहुत दुखी लग रही थी। तुमने मन ही मन धीरे से आह भरी और आखिर में उसका सिर थपथपाया। अगले ही पल बाई निंगबिंग की आंखें चमक उठीं। उसका उदास चेहरा गायब हो गया। उसने अपना चेहरा सीधा किया और सख्ती से कहा, तुमने अभी अभी वह खाना गिरा दिया जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। उसने किसी और को भी चोट पहुंचाई। क्या उसे पता भी है कि वह गलत थी? बाई निंगबिंग ने बहुत जल्दी माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ऐसा लगा जैसे ये शब्द उसकी हड्डियों में बस गए हों। पहले जब भी तुम उससे नाराज होते तो ये शब्द कहते ही तुम उसे माफ कर देते थे। समय के साथ वह इन्हें इतनी आसानी से कहती थी कि अगर तुम उससे कहते कि उसे माफ करने के लिए उसे वॉशबोर्ड पर घुटने टेकने पड़ेंगे तो वह शायद तुरंत घुटने टेक देती। तुमने एक तरफ खड़े लिन झेंग की ओर इशारा किया। बाई निंगबिंग तुरंत लिन झेंग की ओर मुड़ी और इज्जत से कहा, मुझे माफ कर दो। उसने जल्दी और जल्दबाजी में माफी मांगी, जो कुछ हद तक बनावटी लग रही थी। लेकिन लिन झेंग के लिए अपनी मालकिन से माफी मांगवाना पहले से ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। और तो और उसकी मालकिन को शायद सच्चाई शब्द का मतलब भी नहीं पता था। झेंग खुश हुआ
और उसने जल्दी से हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लिन झेंग से माफी मिलने के बाद बाई निंगबिंग तुरंत आपकी तरफ मुड़ी, फिर से हाथ बढ़ाया और धीरे से आपकी आस्तीन खींची। एक पल बाद यह देखकर कि आपने अपना हाथ नहीं हटाया, बाई निंगबिंग जान गई कि आपने उसे माफ कर दिया है। उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े और उसका चेहरा फिर से खुशी से चमक उठा। मैंने अभी उससे चोरी क्यों की? क्या इसीलिए कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था? अगर ऐसा है तो मैं आपसे माफी मांगती हूं, है ना? मुझे माफ कर दो। बाई निंगबिंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। मुझसे नाराज मत हो, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसके गंभीर चेहरे को देखकर उसने धीरे से कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा सिर दर्द अचानक हुआ था, लेकिन अगली बार जब तुम ठीक महसूस न करो तो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? निंगबिंग ने दुखी होकर सिर हिलाया। तुम कुछ भी कहो, वह बात मान लेगा। इस समय तुम एक सब्र रखने वाले, हिम्मत बढ़ाने वाले टीचर की तरह हो। उसे धीरे से सलाह दे रहे हो। अगर तुम्हारा सिर दर्द बढ़ जाए तो अपने आसपास किसी को जरूर बताना। इस तरह हम तुम्हें आराम दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, समझे? सिर्फ सिर पीटने से कुछ नहीं होगा। इससे न सिर्फ तुम्हें दर्द होगा बल्कि तुम्हारे आसपास के लोग भी परेशान हो जाएंगे। बाई निंगबिंग ने बार बार सिर हिलाया। 1 घंटे बाद जब तुम कैफेटेरिया से निकले तो जो आसमान कभी साफ था वह उदास हो गया था। काले बादलों से ढका हुआ था, जैसे जोरदार बारिश होने वाली हो। लियू हुईशियान की सलाह याद करके तुमने उससे कहा, आज दोपहर मेरी क्लास है, तुम आज जल्दी घर क्यों नहीं चले जाते? बाई निंगबिंग की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह साफ तौर पर तैयार नहीं थी, लेकिन जब तुमने कहा था तो उसके पास बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके होंठ झुक गए। वह बेचारी लग रही थी, जिससे तुम्हारा दिल पिघल गया। तुम उसे स्कूल के गेट की तरफ ले गए। रास्ते में तुम्हारा फोन वाइब्रेट हुआ। ये ज्याओयान का मैसेज था, जिसमें तुम्हें चिढ़ाया गया था कि तुम अपनी पढ़ाई में इतने बिजी हो कि तुम अपनी दोपहर की क्लास भूल गए। तुम मैसेज को नीचे देखते हुए हंसे बिना नहीं रह सके। चलते हुए आपका ध्यान पूरी तरह से अपने फोन में लगा देखकर बाई निंगबिंग का एक्सप्रेशन और भी दुखी हो गया। उसका चेहरा लटक गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा पिल्ला जिसे उसका मालिक भूल गया हो, एक हल्के से स्पर्श का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही आप कूड़ेदान से टकराने वाले होते हैं, वह चुपचाप अपना छोटा सा हाथ बढ़ाती है, धीरे से आपकी आस्तीन खींचती है और आपको एक तरफ खींच लेती है, रुकावट से बचते हुए। आगे एक टेढ़ा छोटा पेड़ है और वह फिर से आपकी आस्तीन खींचती है, आपको सावधान रहने की याद दिलाती है, यह जानते हुए कि मल्टीटास्किंग से आसानी से परेशानी हो सकती है। आप बस हाथ बढ़ाकर बाई निंगबिंग की आस्तीन कसकर पकड़ लेते हैं, उसे आपको लीड करने देते हैं। उस छोटे से हाथ को अपनी आस्तीन पकड़े हुए देखकर बाई निंगबिंग का उदास मूड तुरंत खुश हो जाता है। उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। यह एक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बचपन में चील चूजों को पकड़ती है का खेल खेलते थे। चूजों को मां मुर्गी के कपड़ों को कसकर पकड़कर उसके साथ भागना पड़ता है, जबकि मां मुर्गी अपने चूजों को चील से बचाती है। पहले वह सिर्फ बड़े पेड़ के नीचे अकेली खड़ी होकर तुम्हें दूसरे बच्चों के साथ खुशी खुशी खेलते हुए देख सकती थी, और अब वह आखिरकार तुम्हारी रक्षा कर सकती है। वह सावधानी से तुम्हें ले जाती है, पूरे रास्ते तुम्हारी रक्षा करती है। स्कूल के गेट पर पहुंचकर तुम अभी भी जाने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे, उसकी बदलती भावनाओं से बिल्कुल अनजान। तुम बस थोड़ा हैरान थे कि उसका मूड कितनी जल्दी बदल गया था। जाने से पहले तुम लिन झेंग की ओर मुड़े और उसे बताया, वैसे अगर तुम बाद में किसी रेस्टोरेंट के पास से गुजरो तो बाई निंगबिंग के लिए कुछ खरीदना याद रखना। उसने कैफेटेरिया से मुश्किल से ही फ्राइड राइस खाया और थूक दिया। वापसी का सफर बहुत लंबा है, अगर वह लंच नहीं करेगी तो वह पक्का भूखी मर जाएगी। लिन झेंग ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें यह मिस के लिए खरीदना चाहिए। मुझे डर है कि वह नहीं खाएगी जो मैं खरीदूंगी। उसने यह बहाना बनाने के लिए नहीं कहा। मिस का गुस्सा सबको पता था। अगर मैडम खुद कुछ खरीदती तो भी शायद वो उसे नहीं खाते, लेकिन वो जानते थे कि मिस्टर फैंग जो भी खरीदते मिस सब खा जाती। तुम्हें ये बात समझ में आती थी, लेकिन गेट के पास कोई रेस्टोरेंट नहीं था। एक पल सोचने के बाद तुम बस उन्हें बगल वाले कन्वीनियंस स्टोर पर ले जाकर उनके लिए कुछ ब्रेड खरीद सकती थी। बस में कुछ ब्रेड रख लो, ये लो, बस में भूख लगे तो खा लेना, ठीक है? बाई निंगबिन ने ब्रेड को अपने सीने से लगा लिया, उसे एक कीमती खजाने की तरह मानते हुए और बात मानते हुए सिर हिला दिया। उन्हें ऐसे देखकर तुम एक पल के लिए चुप हो गईं। सोच रही थीं कि क्या उन्होंने सच में तुम्हारी बात सुनी है। बस में चढ़ने और जाने से पहले तुमने उन्हें आखिरी बार चिंता में याद दिलाया, लेकिन बाई निंगबिन पहले से ही अपनी छोटी सी दुनिया में खोया हुआ था।
ब्रेड पकड़े हुए। जब तुम क्लासरूम में पहुंची तो उदास आसमान आखिरकार और नहीं रुक सका और एक जोरदार धमाके के साथ लंबे समय से दबी हुई बारिश शुरू हो गई। तुम मन ही मन खुश हो रही थी कि तुम समय पर लौट आई थी और पूरी तरह भीगी नहीं थी। बारिश तुम्हारी स्किन पर पड़ रही थी। तुम्हारी नजर बहुत साफ थी। लिंग जैन खुद को हल्के से हंसने से रोक नहीं पाई और उसने बाई निंगबिन से कहा, मिस, अगर तुम्हें भूख लगी है तो पेट मीठा करने के लिए ब्रेड के 2 टुकड़े खा लो। आदि बेवकूफ, बाई निंगबिंग ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा। मैं इसे क्यों खाऊं? यह फेंग युआन का तोहफा है। अगर मैं इसे खा लूंगी तो यह चला जाएगा। शाम होते ही लिन झेंग ने बाई परिवार की हवेली के सामने कार पार्क की। अंदर बाई मिंगबिंग को देखकर उसने चिंता भरे अंदाज में लियू हुईशियान से कहा, मैडम, मिस को आज बाहर दौरा पड़ा था। क्या? लियू हुईशियान का चेहरा बिगड़ गया। क्या उन्हें चोट लगी है? वह अंदर भागने ही वाली थी कि लिन झेंग ने उसे जल्दी से रोक दिया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने कुछ ही शब्दों से बाई निंगडिंग को शांत कर दिया था और यहां तक कि उसे विशेष रूप से निर्देश दिया था कि वह उसे बहुत अधिक शामक न दे, क्योंकि उसे उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने की चिंता थी। उन्होंने सब कुछ याद किया, यह जानने के बाद ही कि उनकी बेटी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लियू हुईशियान ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने सोचा कि कैसे फेंग युआन न केवल निंग डिंग को देखने के लिए तैयार था, बल्कि उसके स्वास्थ्य के बारे में भी इतना चिंतित था। उसके दिल में आशा की एक किरण जगी। क्या इसका मतलब यह था कि उसने और निंग डिंग ने सुलह कर ली थी? बेशक, बच्चों के बीच कितनी गहरी नफरत हो सकती है। तो क्या इसका मतलब यह था कि फेंग युआन भी निंग डिंग के साथ इलाज के लिए अस्पताल जाने को तैयार था? यह सोचकर उसने उत्साह से अपना फोन निकाला और उत्सुकता से डायल किया। आप क्लास में थे, आपका फोन साइलेंट पर था, इसीलिए आपने जवाब नहीं दिया। जब आपने क्लास के बाद मिस्ड कॉल देखी तो आपने तुरंत वापस कॉल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, तुमने पूछा, क्या हुआ? लियू हुईशियान ने शुक्रगुजारी से भरी आवाज में आह भरी। युंगसी ने शुक्रगुजारी से जवाब दिया, मैंने आज निंग बिंग की हालत के बारे में सुना। आंटी बस तुम्हें ठीक से शुक्रिया कहना चाहती थीं। अगर तुम नहीं होती तो शायद वह फिर से कोई दीवार ढूंढकर उससे अपना सिर टकराती, जिससे उसे बहुत चोट लगती। आंटी, चिंता मत करो, चिंता मत करो। अगर निंगबिन को फिर से कोई दिक्कत हुई तो मैं उसे जरूर मना लूंगा। मैं उसे शंघाई जाने दूंगा। तुम्हारे यहां होने से आंटी को जरूर आराम है। लियू हुईशियान ने बात बदल दी। उसकी आवाज में गुजारिश थी, लेकिन निंगबिंग के एपिसोड का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तुम उस पर 24 घंटे नजर नहीं रख सकते। असल में जब तक निंगबिंग की बीमारी ठीक हो जाती है, हमें पूरी तरह से राहत मिलेगी, लेकिन वह हमारी कोई बात नहीं सुनती और जिद करके इलाज से मना कर देती है। लेकिन आंटी जानती हैं कि निंगबिंग की सबसे... मेरी बात सुनो, तुम जरूर मानोगे। तुम्हें बस अपनी बात कहने की जरूरत है। आंटी जानती हैं कि तुम सूझों में पड़ रही हो और हर हफ्ते निंग डिंग को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए वापस आना तुम्हारे लिए मुश्किल है। महीने में एक बार काफी भी है। मैं तुम्हें लेने और छोड़ने के लिए ड्राइवर का इंतजाम कर सकती हूं। अगर तुम्हें लगता है कि 4 घंटे की ड्राइव बहुत थकाने वाली है तो आंटी तुम्हारे लिए प्लेन का टिकट बुक कर सकती हैं। इस जिंदगी में मेरी बस यही ख्वाहिश है कि निंगबिन ठीक हो और एक आम इंसान की तरह जीऊं। लियू हुईशियान की आवाज में गुजारिश थी। तुम सोच भी सकती हो कि वह अभी कैसा दिख रहा होगा। उसकी आंखें लाल हैं, उसने अपना फोन कसकर पकड़ा हुआ है और बेसब्री से तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम और बाइनिंग छोटे थे। तुम्हारा और बाइनिंग बिन का झगड़ा हुआ था। लियू हुईशियान, जो एक कंपनी पार्टी में आई थी, तुम्हारे घर दौड़ी आई और झुककर तुमसे माफी मांगने लगी। किसने सोचा होगा कि एक अमीर परिवार की औरत इतनी झुककर, बच्चों की तरह सिर झुकाकर माफी मांगेगी? तुम उसकी परेशानी समझती थी और उस दिन बाई निंगबिन की बीमारी को याद करके तुम्हें थोड़ा अजीब लगा। आंटी, तुमने कहा, मुझे भी उम्मीद है कि बाई निंगबिन जल्द ठीक हो जाएगा और नॉर्मल जिंदगी जी सकेगा। लेकिन मैंने आज उसे बस थोड़ी देर के लिए यह बताया और वह अचानक बीमार पड़ गया, तो शायद मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। लियू हुईशियान हैरान रह गई। वह बस इतना जानती थी, मेरी बेटी आज बीमार पड़ गई, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका कारण यह होगा। फेंग युआन भी उसे हॉस्पिटल जाने के लिए मना नहीं सका। ओह, मैं समझ गई। लियू हुईशियन का लहजा निराशा से भरा था। खैर, फिर भी थैंक यू। उसने उदास होकर फोन रख दिया। डॉर्म वापस जाते समय तुम्हारा दिमाग बाई निंगबिन के हॉस्पिटल जाने से मना करने से भरा हुआ था। तुमने ज़्याओ यान को तुमसे बात करते हुए भी नहीं सुना? उसके हाथ कमर पर थे। उसने गुस्से में तुम्हारा पूरा नाम पुकारा। उसके गाल फूले हुए थे। तभी तुम अपनी हैरानी से बाहर आए, उसे खाली नजरों से देखते हुए।
क्या हुआ? ज़ियाओ यान ने आराम से कहा। और क्या हो सकता है? मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ है। मैं अभी भी सोच रहा हूं, तुम्हारा बचपन का प्यार कहां है? तुमने जल्दी से अपने हाथ जोड़ लिए। तुमने जल्दी से अपने हाथ फिर से जोड़ लिए। उससे माफी मांगी। उसे माफी मांगी। तुमने अभी क्या कहा? फिर से कहो। मैं वादा करता हूं कि इस बार मैं ध्यान से सुनूंगा। ज़ियाओ यान आखिरकार शांत हुई और हाथ जोड़कर बोली, ठीक है, ठीक है। नेशनल डे लगभग आ ही गया है ना? मैं तुम्हें माफ करती हूं। हम एक ट्रिप पर जाने के लिए राजी हो गए थे। हमने टिकट भी खरीद लिए थे, लेकिन हमने अभी तक कोई ट्रैवल प्लान नहीं बनाया है। हर बार जब छुट्टी होती थी तो तुम और ज़ियाओ यान साथ में ट्रैवल करते थे, लेकिन इस बार तुम अपने मम्मी पापा से मिलने घर जाना चाहते थे, जिनसे तुम बहुत समय से नहीं मिले थे। मुझे माफ करना, तुमने गिल्ट से कहा। मुझे अचानक घर जाने का मन कर रहा है। मैं नहीं जा सकती। हम साथ में एक ट्रिप पर गए थे। तुम्हारी पिछली जिंदगी में तुम्हारे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने और काम शुरू करने के 1 साल बाद तुम्हारे पापा गुजर गए थे। उस समय तुम सू कॉरपोरेशन में काम करने के लिए रुके थे। अपने बिजी काम और लंबे आने जाने की वजह से तुम बहुत कम घर जाते थे। तुम अपने पापा से उनके आखिरी साल में भी नहीं मिल पाए थे। उसके बाद तुम्हारी मम्मी बीजिंग में अकेली रह गई और तुम दोनों बहुत कम एक दूसरे से मिलते थे। जब तक तुम्हारी मौत नहीं हुई, तुम्हारा दिल अपने मम्मी पापा के लिए अफसोस से भरा था। अब इस नई जिंदगी में आप बस छुट्टी का फायदा उठाकर उनके साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं और अपनी पिछली जिंदगी के अफसोस को दूर करना चाहते हैं। बस बात यह है कि नेशनल डे की छुट्टी के लिए ट्रेन टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। आपने और ज़ियाओ यान ने पहले जो ट्रैवल टिकट खरीदे थे वे प्री सेल पॉइंट पर इंतजार करके ही मिल पाए थे। अब आप अपना टिकट घर बदलना चाहते हैं, लेकिन कोई टिकट नहीं बचा है। फिर आपने ट्रेन और बस टिकट खरीदने में 2 दिन लगा दिए। नेशनल डे में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, फिर भी आपके पास कोई टिकट नहीं है। आप खाते समय भी परेशान दिख रहे हैं। आपकी आहें और दुख देखकर ज़ियाओ यान आपके लिए परेशान है। तुम्हें अभी भी टिकट नहीं मिला। सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तुम घर कैसे जाओगे? आप बिना सोचे समझे अपने कटोरे में रखे चावल को चॉपस्टिक से दबाते हैं। अचानक आपके दिमाग में एक ख्याल आता है, मंगलवार। हाँ सही, कल मंगलवार है। बाई निंगबिन मुझसे दोबारा जरूर मिलने आएगा। अगर मैं उससे तारीख बदलकर परसों करवा लूं तो मैं उससे मिलने जाऊंगा। नेशनल डे की छुट्टी परसों दोपहर क्लास के बाद शुरू होती है। क्या मैं उसे बीजिंग वापस जाते समय नहीं छोड़ सकता? यह सोचकर तुम्हारी चिंताएं तुरंत गायब हो गईं और तुम्हारा मूड अच्छा हो गया। जैसे ही तुमने बाई निंगबिन के बारे में सोचा, तुम्हारा फोन वाइब्रेट हुआ। यह उसका मैसेज था। तुमने उसे उठाया और हंसे बिना नहीं रह सके, क्योंकि तुम्हें यह वाक्य थोड़ा अजीब लगा। आज है। प्लीज खिड़की के बाहर आसमान की तरफ देखो। सच में सूरज चमक रहा है। इस वाक्य का क्या मतलब है? इस बीच बीजिंग में लियू हुईशियान बाई निंगबिन के कमरे में खाना ले गई और बर्तन उसके बगल वाली टेबल पर रख दिए। लंच का समय हो गया है, उसने धीरे से कहा। क्या तुम बाद में अपना फोन देख सकते हो? बाई निंगबिन अपनी कुर्सी पर सीधे बैठे थे, अपना फोन चेहरे के पास पकड़े हुए। उनकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं और उन्होंने लियू हुईशियन की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लियू हुईशियन कुछ कदम और पास गए और उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन कुछ देर बाद कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने बेबसी से अपना सिर हिलाया और बस उन्हें कमरे से बाहर जाने से पहले खाना खाने की याद दिला पाई। उनका इरादा था कि जब वह अपने सपने देखना खत्म कर लें तो वापस आकर उन्हें फोन करेंगी। तभी फोन की स्क्रीन चमक उठी और लॉक स्क्रीन पर उनका एक मैसेज दिखा।